दोस्तों 10 अक्टूबर 2024 की सुबह लोग खेतों में जाते हैं जंगल पानी करने के लिए। तो जैसे ही खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों के पीछे उन्हें कुछ अजीब चीज नजर आती है। और जब वो अजीब चीज नजर आई तो उसके पास जाते हैं और जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर के यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों किसी इंसानी पैर को वह देख रहे थे। जैसे ही नजदीक जाते हैं तो सभी हक्के बके रह जाते हैं उस चीज को देखने के बाद। वहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था जो कि उन्हीं की गांव की रहने वाली महिला थी, जिसका नाम था रितु। रितु की उम्र 36 साल रही होगी। और दोस्तों जो ये लोग इस तरीके से जब रितु के शव को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। रितु का पति का नाम था संतोष। और दोस्तों यह कल शाम से ही यानी कि 9 अक्टूबर को शाम से ही बहुत ज़्यादा परेशान था। रितु दोस्तों घर से शौच के लिए निकली थी लेकिन वह वापस ही नहीं आई। और जब वह वापस नहीं आई तो संतोष उसको अलग अलग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले भी साथ थे लेकिन रितु का रात तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों सुबह अनायास ही रितु का मृत शरीर नजर आ गया। और दोस्तों जब इस तरीके से रितु के शव को लोगों ने देखा तो ये घबरा गए और दौड़ते भागते संतोष के पास जाते हैं। संतोष को बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है उसका तो शव वहाँ झाड़ियों में बिल्कुल किसी गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है, एक बार चलो तुम भी देख लो। अब दोस्तों संतोष बदहास दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद फपक फपक के रोने लगता है, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था अब वो जिंदा नहीं है। अब ये चीज देखने के बाद दोस्तों जो संतोष है वह नजदीकी थाने पहुंचता है गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर के। और थाने में जाने के बाद वह पुलिस वालों से कहता है कि जो उसकी पत्नी है 9 अक्टूबर को शाम को शौच के लिए निकली थी, लेकिन आज उसकी सुबह जंगल में खेतों के पीछे झाड़ियों में उसका शव बरामद हुआ है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो संतोष से पूछे हैं कि क्या तुमको किसी पे शंका है या फिर किसी पे तुमको कोई शक है तो बताओ। अब दोस्तों पुलिस भी दोस्तों मौका बर्दात पे अब जाती है। और पुलिस मौका बर्दात पे जाने के बाद जो पुलिस की टीम थी वो शव को रिकवर करती है। शव की हालत दोस्तों कुछ ऐसी थी कि इसके शरीर को चाकुओं से गोदा गया था। इसके कोमल अंगों को चाकू से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। खैर दोस्तों पुलिस ने जब ये सारी चीजें देखे, मामला देखा, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, तो ये शंका हर कोई जाहिर कर ही रहा था कि इसके साथ दुराचार भी हुआ होगा। तो अब दोस्तों रितु के शव को मर्चरी में पहुंचा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। और यहाँ गांव वालों से और जो संतोष से पूछताछ कर रही थी कि अगर तुमको किसी पर भी शक हो तो बताओ, हम जांच वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों ये शक किसी पे नहीं जताते, किसी पे शक नहीं था। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करती है। 4-5 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उससे पहले जो रितु है इसके शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। अब दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके साथ पहले दुराचार किया गया और एक से ज़्यादा लोगों ने इसके साथ दुराचार किया। और दूसरी बात जो इसके ऊपर हमला किया गया था वह धारदार हथियार यानी किसी चाकू से किया गया और ज़्यादा खून बह जाने के कारण रितु की मौत हो गई। पुलिस के सामने दोस्तों यह जानकारी थी। तो अब पुलिस जो थी वह पूछताछ में लग जाती है कि रितु अगर किसी से प्रेम प्रसंग था या किसी के साथ उठना बैठना था या फिर कोई और भी तरह की बातें। लेकिन दोस्तों कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। अब दोस्तों यहाँ पे पुलिस को एक चीज नजर आती है कि जो रितु का भतीजा है, सगा भतीजा नवल, जिसकी उम्र दोस्तों करीबन 21-22 साल के करीब होगी, इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। और दोस्तों जब इसके हाथ में पट्टी बंधा हुआ था तो पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे नवल कहता है कि उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था और उसके हाथ में चोट आ गई है, तो इस कारण ही उसने मलहम पट्टी करवाई है। अब दोस्तों पुलिस कहती है कि तुम्हारी बाइक दिखाओ जिससे तुम गिरे थे। तो यहाँ पर नवल बाइक दिखाता है तो बाइक पर भी काफ़ी खरोंचे आई थी और वह भी दोस्तों लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस को लग रहा था कि चलो ठीक है एक्सीडेंट हो गया होगा और इस तरीके से ये बिल्कुल ही घायल हो गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात ये थी कि जब नवल से पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे, बाइक कितनी स्पीड में थी, तो वह बताता है कि 30-40 की स्पीड में थी और टर्न लेते हुए वह गिर गया था। लेकिन दोस्तों नवल के शरीर पर और कहीं खरोच नहीं था। और अमूमन ये होता है कि अगर कोई लड़का बाइक से गिरता है तो उसका कंधा, कोहनी या चेहरे पे कहीं ना कहीं तो खरोच आती ही है। पूछताछ में यह भी पता लगा था कि नवल ने उस वक्त हेमलेट भी नहीं पहना था। पुलिस ने पूछा था कि क्या तुमने हेमलेट नहीं पहना था, तो उसने कहा कि हेमलेट तो गांव के रास्ते में कोई भी नहीं पहनता है, कहीं सिटी या हाईवे पे जाना हो तभी पहना जाता है। तो दोस्तों इसके कहीं शरीर में खरोच नहीं था, केवल हाथ में चोट थी। पुलिस दोस्तों इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और यहाँ जो नवल है इसको थाने में ले जाया जाता है।
थाने में ले जाने के बाद दोस्तों इसे और बारीकी से पूछताछ की जाती है, कहाँ गिरे थे, कैसे गिरे थे, किससे मिल के आ रहे थे, किस वक्त ये घटना हुआ था, तुमने मलम पट्टी कहाँ पे करवाई। और दोस्तों जब ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाती है तो ये घबरा तो रहा था, क्योंकि दोस्तों पुलिस लगातार पुलिस ऐसे ही होती है बाल की खाल निकालने वाली, तो ये घबरा रहा था। और दोस्तों पुलिस जो थी इसकी घबराहट को पहचान चुकी थी। खैर जहाँ पर इसने मलहम पट्टी करवाया था, जो स्थानीय डॉक्टर था गांव के, उसके पास जाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो कहता है पुलिस, वह कहते हैं कि 9 अक्टूबर को रात को आया था, और रात को आने के बाद इसने कहा था कि इसके हाथ में, खेत में फसल काट रहा था तो दराती हाथ में लग गई और इसको घाव हो गया, तो मैंने इसको मलहम पट्टी कर दिया। अब दराती हाथ में लगी, घाव हुआ, धारदार हथियार, पुलिस को लिंक मिलता जा रहा था, इसका घाव भी पुलिस देख ली चुकी थी। तो अब यहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, और जब एक्सपर्ट से दोस्तों रितु के घाव और इसके घाव को मैच कराया जाता है तो पता लगता है कि एक ही धारदार हथियार से लगे हैं या मारा गया है। अब दोस्तों नवल के ऊपर जो है पुलिस वो पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी थी, और नवल से पूछताछ की जाती है कि तुमने रितु की हत्या क्यों की। इस सवाल को सुन करके दोस्तों नवल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पसीना पसीना हो गया। लेकिन दोस्तों अब पुलिस जब नवल से सख्ती से पूछताछ करती है तो नवल कहता है कि हाँ, रितु की हत्या उसने ही की है। अब दोस्तों एक सगा भतीजा अपनी ही चाची की हत्या क्यों करेगा। और जब पुलिस इस चीज़ को पूछती है तो नवल यहाँ पे कहानी सुनाता है, और ये कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक थाना, अंसवार थाना क्षेत्र है, उसी गांव के अंदर दोस्तों नवल रहा करता था। अब दोस्तों जो रितु है, इसका पति संतोष और इसका बड़ा भाई दोनों ही दोस्तों ज्वाइंट फैमिली में ही रहा करते थे। रितु भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, 26 साल की ये महिला थी, और जब शादी हुई तो घर के अंदर आई। और उस वक्त जो नवल है इसकी उम्र करीबन 10-12 साल के करीब ही रही होगी। अब दोस्तों जो नवल है वो रितु से कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक किया करता था, इसके पास आगे बैठ जाया करता था। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता, रितु के खूबसूरती में भी 4 चांद लगने लगे, और जब इसके बच्चे हुए तो रितु और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। और दोस्तों नवल पर भी जवानी आने लगी। 15-16 साल की उम्र में जब नवल पहुंचा तो दोस्तों इसको स्त्री और पुरुष में क्या फ़र्क होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगी। और जब इसको ऐसे नॉलेज होने लगा, और जब इसका रितु से करीबी रिश्ता था ही हंसी मजाक वाला, तो दोस्तों ये इस तरह के रितु से बातें कर लिया करता था। और रितु भी दोस्तों नवल के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बात किया करती थी, और वह भी सब कुछ बता दिया करती थी नवल को। अब दोस्तों रितु एकदम बिल्कुल नवल को एक दोस्त की तरफ ही समझा दिया करती थी, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें बातें हुआ करती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे जब नवल और रितु के बीच में ऐसी बात होती है तो एक दिन नवल ने अपनी इच्छा जाहिर की रितु के साथ ये सारा काम करने की। रितु ने तो पहले नवल को टाल दिया और कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, और इस काम को करने के लिए अभी तुम्हें और बड़ा होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों नवल जो था वह भी जिद्दी था, और रितु जो थी उसको नवल से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, इसलिए नवल के इस जिद को उसने मान लिया। नवल 15-16 साल का था उस वक्त, और रितु जो थी करीब 30 साल की थी। तो रितु ने दोस्तों नवल की जो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नवल के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ नवल और रितु चाची भतीजे का अपना रिश्ता भूल करके ये सारा काम करने लगे। नवल के तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और नवल की खुशी को देख करके रितु के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो नवल था इसकी आदत पड़ चुकी थी, और जब ही ये रितु को अकेला देखता तो उसके साथ ये सारा काम करने की कोशिश करता। रितु भी ये सारा काम कर लिया करती थी मौका देख करके। नवल को कभी रितु ने मायूस नहीं किया, और यहाँ संतोष को भी मायूस नहीं किया, ये दोनों का ही इंटरटेनमेंट करती थी। अब धीरे धीरे जब ऐसे ही समय बढ़ने लगा तो यहाँ पर जो नवल था 21-22 साल का नौजवान लड़का हो चुका था। रितु की उम्र 35-36 साल हो चुकी थी। नवल की शादी के लिए लड़की ढूंढी जाती है। घर वाले दोस्तों जब नवल के लिए लड़की ढूंढते हैं तो नवल की दोस्तों उसे शादी करवा दी जाती है 5 महीना पहले। नवल बताता है कि जब उसकी शादी हुई तो उसने उससे अपना संबंध तोड़ लिया था। रितु जो थी वह बार बार नवल को कहती थी कि तुम आ जाया करो मेरे पास, जब मैंने तुमको इतना सुख दिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी कि जब मुझे चाहिए तो तुम भी सुख दो। लेकिन दोस्तों नवल अपनी पत्नी के लिए वफादार बन के रहना चाहता था, और नवल को समझ आ चुका था और मैच्योर हो चुका था कि ये चाची और भतीजे का रिश्ता है, और अगर इस रिश्ते के, इन दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में दुनिया को पता लगेगा तो इनकी बदनामी बड़ी अच्छी खासी हो जाएगी। तो दोस्तों जो नवल था वह इन सब चीज़ों को समझने के बाद समझाया करता था कि देखो चाची, ये सब चीज़ हम दोनों के बीच में अच्छी नहीं है, जो हुआ तब तक हुआ, मेरा बचपना था, लेकिन अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और ये सब चीज़ें सही नहीं है, यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन दोस्तों रितु बिल्कुल मानने वाली नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों नवल जो था वो पैसा भी अच्छा कमा लिया करता था, कोई अच्छा जॉब किया करता था, तो रितु को ये पैसे से भी काफ़ी मदद किया करता था, इसको गिफ्ट ला के देता था, इसकी ख्वाहिशों को पूरा किया करता था।
तो रितु दोस्तों अब एक तो नवल से वो संबंध कायम रखना चाहती थी, और जो नवल पहले खर्चा किया करता था तो वह चाहती थी कि आज भी वो वैसे ही खर्चा करे और गिफ्ट ला के दे। लेकिन दोस्तों नवल अब इन चीज़ों से दूर हटना चाहता था, तो रितु जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। नवल की बेरुखी इसे सहन नहीं हुई, और दोस्तों जब नवल की बेरुखी रितु से सहन नहीं हुई तो नवल को इसने परेशान करना शुरू कर दिया। नवल को डांटती डपटती और कहती कि तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब बता दूंगी। नवल दोस्तों यहाँ रितु को काफ़ी समझाता था कि तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, तुम्हारा भी घर बिगड़ेगा, मेरा भी घर बिगड़ेगा, और ये पूरे खानदान की बदनामी वाला काम हो जाएगा। रितु कहती है मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्या नाम और क्या बदनाम, जब मैं तुम्हारे सामने ओपन हो ही गई हूँ तो दुनिया के सामने ओपन होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, अब तुम राजी खुशी आओ तो ठीक, वरना मैं तुम्हें मजबूर करूंगी तुमको अपने साथ ये सारा काम करने के लिए। नवल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था रितु की इन जिदों और बातों को सुनने के बाद। नवल एक अपने खास दोस्त देविंदर के साथ बैठता है, और जब उसके साथ खा पी रहा था, नशे की हालत में था, तो यह देविंदर को अपनी सारी आपबीती बता देता है और कहता है कि यार उसकी जो चाची है उसके साथ नाजायज संबंध है। खैर वह बचपना था, एक नादानी थी, उसने चाची से जिद करी और चाची ने भी मना नहीं किया, और ये सारा काम नवल ने कर लिया। लेकिन अब ये है कि नवल तो दोस्तों समझ चुका है, लेकिन रितु जो है वो समझने को राजी ही नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं, अगर कल इसका खुलासा दुनिया के सामने हो जाता है तो इनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो देवेंद्र है वह नवल की सारी बातों को सुनता है, और दोस्तों नशे में जो देवेंद्र है वह नवल को कहता है देख यार, अगर तेरी चाची मान जाए तो ठीक, और अगर नहीं मानती है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे, यही एक रास्ता बचता है। अब दोस्तों खैर उस वक्त जो देवेंद्र था वो नशे की हालत में जो उसके मुंह में आया बड़बड़ाता चला गया। नवल ने उसकी बात को सुना, और उसको बात को सुनने के बाद सीरियस हो गया, और इसी बात के ऊपर दोस्तों अब ये मनन करने लगा, विचार करने लगा। उसने कहा कि यार बात तो सही है, अगर फसाद की जड़ को ही काट दिया जाए तो फिर फसाद होगा कहाँ पे। तो दोस्तों अब इसी तरीके से जो नवल था वह पूरी तरीके से मन बना चुका था कि अब वो रितु को इस दुनिया से हटा देगा। खैर दोस्तों अकेला इस काम को ये नहीं कर सकता था, तो इसने पहले देवेंद्र से कहा, तो देवेंद्र ने साफ मना कर दिया कि मैं इस काम के अंदर तेरा साथ नहीं दे सकता, तू तो किसी की हत्या करने की बात कर रहा है, और वो भी तेरी चाची, कल को पकड़ में आ गए तो सारी जिंदगी जेल में निकलेगी और फांसी भी हो सकती है। तभी देवेंद्र कहता है, नवल कहता है देख देवेंद्र, अगर तू मेरा साथ देगा तो एक बार मैं तुमको रितु के साथ संबंध बनाने का मौका दूंगा। और दोस्तों जब देवेंद्र ने इस बात को सुना तो उसका भी मन ललचा गया, और सोचा कि रितु जैसी खूबसूरत महिला के साथ अगर संबंध बनाने को मिल जाता है तो वारे न्यारे मजे आ जाएंगे। अब देवेंद्र जो था दोस्तों वह कैसे ना कैसे करके नवल ने मना लिया देवेंद्र को, और अब ये रितु की हत्या करने के लिए, नवल का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। 9 अक्टूबर को जो नवल है ये ऋतु को बोलता है कि आज खेतों में आ जाना, आज मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर दूंगा। नीतू तो दोस्तों बिल्कुल चहक उठी, इसके मन में खुशी के फुहारे फूटने लगे, और यह बिल्कुल शाम होने के इंतजार में थी। जैसे ही शाम को 6-7 बजे का समय होता है तो यह घर पे अपने पति संतोष को कहती है कि वो फ्रेश होने के लिए जा रही है जंगल में शौच के लिए, और अभी थोड़ी देर में लौट करके आ जाएगी। और ये खेतों की तरफ चल पड़ती है, और दोस्तों जब ये खेतों की तरफ चल पड़ती है तो वहां पर इसको नवल मिलता है। नवल दोस्तों रितु को किसी दूसरे स्थान पर झाड़ियों के पीछे, जहाँ पर दोस्तों एक गड्ढा सा था, और दोस्तों एक छोटी सी गहरी खाई सी थी, तो वहाँ पर उसको ले जाता है, और वहीं पर दोस्तों जो देवेंद्र था वह भी खड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर रितु और नवल दोनों बात करते हैं, और नवल फिर रितु को खूब समझाने की कोशिश करता है कि इन सब चीज़ों का हर्ष जो होगा बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो रितु कहती है कि नहीं, जैसे तुमने आज मुझे बुलाया है वैसे ही जब मेरा मन करेगा तुमको यहीं बुला लिया करूंगी, तुम आ जाना, गांव के बाहर एकांत में सारा काम कर लेंगे, ना तो किसी को पता चलेगा और ना ही तुम्हें कोई दिक्कत होगी, ना ही मुझे कोई दिक्कत होगी। नवल ने सोचा कि यह तो मानने वाली है ही नहीं, इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों जो रितु थी वो नवल के ऊपर टूट पड़ती है, नवल रितु के साथ संबंध बनाता है, और जब ये संबंध बना रहे होते हैं उसी पर देवेंद्र आ जाता है। देवेंद्र को देख के रितु बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और रितु दोस्तों अपने आप को नवल से दूर हटाने लगी। लेकिन दोस्तों जो नवल था वो रितु के साथ ये सारा काम करता रहा, और दोस्तों जब नवल का पूरा मियाज ठंडा हो गया, जब उसको पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त हो गई, तो नवल रितु से दूर हो जाता है। यहाँ पे देवेंद्र रितु से कहता है कि मेरे को भी तुम्हारे साथ करना है, वरना मैं पूरे गांव में ये जो तुम दोनों का रिश्ता है सबको बता दूंगा। रितु घबरा गई, और उसने दोस्तों देवेंद्र को भी कहा कि चलो ठीक है। तो देवेंद्र ने भी उसके साथ ये सारा काम किया, और अपना सारा काम करके फ्री हो जाता है। और जैसे ही खड़ा होता है, रितु लेटी हुई थी कि तभी नवल अपने हाथ में चाकू लिए हुए था, और जैसे ही दोस्तों रितु वहाँ जमीन पर लेटी हुई थी, दोस्तों इसके छाती पे बैठ गया, इसके सीने पे ताबड़तोड़ चाकू मारना शुरू कर देता है। और उसके बाद दोस्तों नवल का भी गुस्सा शांत नहीं होता।
वह रितु के कोमल अंगों को, संवेदनशील अंगों को भी काफी ज्यादा चाकू से नुकसान पहुंचाता है। अब दोस्तों रितु यहाँ चीखे चिल्लाने लायक बची नहीं थी, क्योंकि देवेंद्र ने इसका मुंह दबा लिया था। थोड़ी देर के बाद रितु का शरीर से ज्यादा खून बहने के कारण मौत हो जाती है, और इसको इसी हालत में छोड़कर थोड़े बहुत कपड़े ठीक ठाक करके देवेंद्र और नवल नहर किनारे चले गए, और वहां पर इन्होंने अपने हाथ पैर धोए, जो भी इनके शरीर पे खून वगैरह लगा था उसे साफ किया, और जो वह चाकू था उसको किसी झाड़ी वगैरह में फेंक दिया, और दोस्तों दोनों ही अपने अपने घर को चले गए। और इन्होंने सोचा कि अब कुछ भी पता नहीं चलेगा किसी को। अब दोस्तों होता ये है कि ये दोनों जो थे अब बड़े ही निश्चिंत अवस्था में रहने लगे। और दोस्तों जब इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे थे तो नवल के भी हाथ में घाव लग गया था, लेकिन उस बीच नवल को कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद दोस्तों जब नवल जाता है किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, जो कि गांव में होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक लगा के बैठे रहते हैं, उनके पास जाके कहता है कि दराती से हाथ कट गया था, फसल काट रहा था, तो वह उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं और नवल घर आ जाता है। दूसरे दिन दोस्तों जो रितु का शव था, जब गांव वालों ने देखा तो इस तरीके गांव में पूरे बात फैल गई, और जब पुलिस ने देखा कि नवल के हाथ में पट्टी बंधी हुई है तो पुलिस ने दोस्तों एक जनरल औपचारिक क्वेश्चन नवल से पूछना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्वेश्चन नवल से किए जा रहे थे तो नवल घबरा भी रहा था, और दोस्तों कुछ आड़ा टेढ़ा जवाब भी देता जा रहा था। खैर दोस्तों यहाँ पर जब नवल पुलिस की गिरफ्त में आया तो दोस्तों नवल की निशानदेही पर इसके जो कपड़े थे खून में सने हुए, और जो वह चाकू था जिसको झाड़ियों में फेंका गया था उसे भी पुलिस बरामद कर लेती है। और नवल देवेंद्र को रितु की हत्या और इसके साथ दुराचार करने की तमाम धाराएं लगा करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी, इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा कि जो नवल का अंदेशा था वो वाकई सही था। अगर नवल इस काम को रितु के साथ कंटिन्यू करता, रितु की जीत के ऊपर, तो आज रितु और नवल के इस प्रेम प्रसंग के बारे में सबको पता लगने ही वाला था, लग ही जाता, क्योंकि ऐसी छिपी छुपती नहीं, उन्होंने 10 साल छुपा के रखा, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज नहीं तो कल दुनिया को इनके रिलेशन के बारे में पता लगता। तो नवल भी दोस्तों कहीं ना कहीं से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, और रितु भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। दोनों ही घर बर्बाद तो होने ही वाले थे। दूसरी बात दोस्तों यह है कि जो नवल ने फैसला किया रितु को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने का, तभी दोस्तों इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई। रितु जो थी वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, और नवल जो है दोस्तों वह अब सारी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। और उसका जो दोस्त है जिसने यह सलाह दी थी वह भी दोस्तों अब अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे जाके भुगत ही रहा है। तो दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे वह संबंध बनाने का हो, या फिर चाहे वह किसी की हत्या कर देने का हो, या फिर किसी को गलत सलाह देने का हो, तो अपने मुंह से कभी ऐसी बोल ना निकाले जिसका कि खामियाजा आपको जिंदगी भर पछता कर भोगना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।